अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रिमार्क किया कि अगरचे के तेलंगाना निस्बतन नई रियासत है और उसने अपने क़याम के 9 साल मुकम्मिल किए हैं, ताहम रियासत और उसके अवाम का रोल हिंदुस्तान की तारीख़ में काफ़ी अहम है। उन्होंने तेलंगाना के ज़िले वरंगल में 6100 करोड़ रुपए मालियत के बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु अवाम की सलाहियतों ने हिंदुस्तान की सलाहियतों में हमेशा इजाफा किया। इन तरक्याती कामों में 5550 करोड़ रुपए मालियत के 176 किलोमीटर तवील कौमी शाहरा होंगे। खाजीपेट में 500 करोड़ रुपए से रेलवे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने क़ब्ल भद्रकाली मंदिर में पूजा की। उन्होंने हिंदुस्तान को दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनाने में तेलंगाना के शहरियों के अहम रोल को उजागर किया और मौक़े में तरक्की का यकीन जाहिर किया, क्योंकि दुनिया हिंदुस्तान की तरफ सरमायाकारी के मरकज़ के तौर पर देख रही है। साथियों, नए लक्ष्य हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं। भारत का तेज विकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर संभव नहीं था। आने जाने में अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लॉजिस्टिक्स अगर महंगा होगा, तो बिजनेस को भी नुकसान होता है और लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधिक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है। आज सेक्टर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है। आज पूरे देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक जाल बिछा रहा है। 2 लेन के हाईवे 4 लेन में और 4 लेन के हाईवे 6 लेन में बदले जा रहे हैं। 9 साल पहले जहां तेलंगाना का नेशनल हाईवे नेटवर्क 2500 किलोमीटर का था, आज ये बढ़कर 5000 किलोमीटर हो चुका है। आज तेलंगाना में 2500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे परियोजनाएं निर्माण के अलग अलग फेजेज में है। भारतमाला परियोजना के तहत जो दर्जनों कॉरिडोर देश में बन रहे हैं, उनमें से अनेक तेलंगाना से होकर के गुजरते हैं। हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद विशाखापट्टनम इंटर कॉरिडोर, ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। एक प्रकार से तेलंगाना आस पड़ोस के इकोनॉमिक सेंटर्स को जोड़ रहा है, आर्थिक गतिविधियों का हब बन रहा है। साथियों, आज नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के मंचेरियल से वारंगल सेक्शन का भी शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आधुनिक कनेक्टिविटी देता है। इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम की समस्या में भी कमी आएगी। विशेष रूप से तेलंगाना में हम एक सूरत, नासिक, नगर, सोलापुर, कर्नल और हैदराबाद, चेन्नई तक एक नया रोड बना रहे हैं। हम अक्सर भाषण में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहते थे, पर आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में वहां हमारी मनाली जो है, वहां रोहतांग पास पर जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब वहां अटल टनल बनी है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। केवल 8 मिनट में सफर हो जाती है। और उस टनल से बाहर आने के बाद हम करीब 5 टनल बना रहे हैं और हिमालय के बीच में से नया रोड बना रहे हैं लद्दाख और लेह तक। लद्दाख और लेह के बाद कारगिल के नीचे एक झोजिला, एक काफी बड़ी टनल बना रहे हैं, आशिया की सबसे बड़ी। और मुझे खुशी है कि इस टनल में एस्टीमेट कॉस्ट से 5000 करोड़ कम हुए, उसकी बचत करने का काम हमारे विभाग ने किया है। उसके बाद झेड़मोर टनल है और वहां से श्रीनगर आने के बाद श्रीनगर और जम्मू के बीच में 18 टनल है, उसमें से 14 टनल पूरी हुई है। और उसी कटरा के पहले
दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को लगकर हम दिल्ली आएंगे और दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे को लगकर हम सूरत तक आएंगे और सूरत से एक नया रोड बना रहे हैं, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से हैदराबाद, कर्नूल से विजयवाड़ा, कर्नूल से चेन्नई, कर्नूल से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और उसके साथ साथ कोचीन तक हम पूरे दक्षिण को जोड़ने वाले हैं। यानी एक प्रकार से मनाली से शुरू करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हाईवे होगा, जिसके कारण दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, टूरिज्म बढ़ेगा। हैदराबाद से विशाखापट्टनम 221 किलोमीटर 7,000 करोड़ का रोड हम बना रहे, जो तेलंगाना में 164 किलोमीटर है। इंदौर से हैदराबाद ये नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे ग्रीनफील्ड, वो 787 किलोमीटर है, 18,000 करोड़ का। और उसके साथ साथ हैदराबाद रायपुर ये 325 किलोमीटर 14,000 करोड़ का है। मुझे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को बीकानेर नौरंग देसर गांव की एक मीटिंग में कहा कि हम दिल्ली से स्कीमात का पैसा भेजते हैं, यहां कांग्रेस का पंजा झपटा मार देता है। कांग्रेस हुकूमत ने 4 साल में राजस्थान का बहुत नुकसान किया और ये बात कांग्रेस के कायदीन भी अच्छी तरह जानते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एक ही मतलब है, लूट की दुकान, झूठ का बाजार। कांग्रेस की झूठ की सियासत का शिकार सबसे ज्यादा राजस्थान का किसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले इंतखाबात में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था, उनके कायदीन ने 10 दिन में कर्ज माफ करने की कसम खाई थी। 10 दिन 10 महीने और आज 4 साल में भी कर्ज माफ नहीं हुआ। राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है, इसने एक और पहचान बनाई है। भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण। हालत यह है कि जब भ्रष्टाचार की रैंकिंग होती है तो राजस्थान उसमें नंबर 1 आता है, नंबर 1 आता है। जो राजस्थान अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था, वहां आज आए दिन सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो रही हैं। पूरी कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण में लगी हुई है। यहां सिस्टम इतना बेखौफ हो गया है कि पेपर लीक की एक अलग इंडस्ट्री खुल गई है। विकास के लिए ये जरूरी होता है कि सरकार ईमानदार भी हो और सरकार स्थिर भी हो। आज दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ा है क्योंकि देश में आज एक स्थिर सरकार है। आपने स्थिर सरकार बना करके मुझे काम करने का मौका दिया है। जिन जिन प्रदेशों ने लगातार स्थिर सरकारों को चुना है, डबल इंजन सरकारों को चुना है, वहां प्रदेश भी तेजी से विकास कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, इन्होंने क्या किया? 4 साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है। अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे के रोज गोरखपुर पहुंचे थे। वहां गीता प्रेस के सेंटेनरी सेलिब्रेशंस में शामिल हुए। प्रोग्राम से लौटते वक्त अचानक पीएम पंकज चौधरी के घर पहुंच गए। पंकज चौधरी मरकजी वजीर फाइनेंस हैं। उनके घर गीता प्रेस से उनका घर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। पीएम के साथ सीएम योगी, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और एमपी रवि किशन भी थे। पंकज चौधरी के घर पीएम करीब 10 मिनट तक रुके, उनकी मां से मुलाकात की, उनका हालचाल लिया। दरअसल जुम्मे की शाम गीता प्रेस से निकलने के बाद अचानक पीएम मोदी का काफिला बंधु सिंह पार्क के पास रुक गया। इसके बाद पीएम गाड़ी से उतर गए।
संकरी हरिवंश गली में 150 मीटर पैदल चलकर मरकजी वजीर के घर पहुंचे। पंकज चौधरी के घर पीएम के पहुंचने के प्रोग्राम को पहले से तय बताया जा रहा है। हालांकि इसे पब्लिक में डिक्लेयर नहीं किया गया था और ना ही इसकी किसी को भनक थी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन दिनों मुख्तलिफ अवतार में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्हें दिल्ली में एक बाइक मैकेनिक की दुकान में देखा गया था और अब उन्हें खेतों में देखा गया। हफ्ते की सुबह वो हरियाणा के सोनीपत के गांव पहुंचे और धान के पौधों की बुआई की। दरअसल राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश जा रहे थे और इसी दौरान वो सोनीपत के गाँव मदीना के खेतों में पहुंचे जहां धान की बुआई हो रही थी। इस दौरान राहुल गांधी ने ट्रैक्टर से खेत में जुताई की और दीगर मजदूरों के साथ धान के पौधे लगाए। राहुल ने वहां मौजूद किसानों का हाल दरियाफ्त किया और ज़राअत के बारे में बात की। राहुल गांधी को अचानक अपने दरमियान देखकर लोग हैरान भी रहे और खुश भी हो गए। सियासत पर लगातार हमलों का मुकाबला करते हुए उन्हें चैलेंज किया कि वो ऐलान करें कि बीजेपी किसी भी ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी जिसे वो फैमिली रन पार्टी समझती है। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी सेल के सरबराह पवन खेड़ा ने कहा कि वज़ीर आज़म को सियासत में खानदानों के बारे में बात करना बंद करना चाहिए। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि बीजेपी सियासी खानदानों के लोगों से भरी हुई है। उन्होंने वज़ीर आज़म को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। ज्ञानी को तो ज्ञानी मिल जाते हैं और जो अल्प ज्ञानी होता है उसको अल्प ज्ञानी मिलते हैं। अब क्या कारण है कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनको ठग मिल जाते हैं, वो ठग के चुंबक हैं, ठग उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनके कार्यालयों में रहते हैं, उनका नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके अपने विजिटिंग कार्ड्स में उनके कार्यालय का नाम लगा देते हैं। पिछले कुछ महीनों में जितने जालसाज, फरेबी, नामवर, जिनको हम 2 नंबरी कहते हैं, जितने पकड़े गए, कई हैं जो नहीं पकड़े गए हैं अभी भी, वो सब इस नेतृत्व के करीबी दायरे में होने का दावा करते हैं या वाकई होते हैं। कई लोग तो विदेशों में सेटल हो गए अपना काम तमाम करके, और कई हैं अभी भी जो प्रधानमंत्री कार्यालय, भाजपा के दफ्तरों में संघ के समर्थित जो लोग हैं उनके आसपास घूम भी रहे हैं, उनसे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लेजिटिमेसी भी लेते हैं और अपना काम कर रहे हैं। मैंने खुद यहीं इसी मंच से गुजरात के महाठग किरण पटेल के बारे में आपसे चर्चा की थी। वो किस्सा अभी पूरा नहीं हुआ है, उसमें कई और परतें खुल रही हैं। There are several layers to the story of Kiran Patel, which I had in an earlier press conference discussed here. इस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में जाकर और Z प्लस सिक्योरिटी ली। फिर एक संजय राय शेरपुरिया की चर्चा हुई।
जिन्होंने अपना एड्रेस यूनाइटेड अपोजिशन फोरम के तहत आसाम की 11 अपोजिशन जमातों के कायदीन हफ्ते को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से शुमाल मशरकी रियासत में जारी हदबंदी की मशक को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया और इस सिलसिले में पोलिंग पैनल के शाये करदा मुसवदे पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने मीडिया को इस इजलास के बारे में वाकिफ करवाया। कल असम के 11 राजनीतिक दल एक जो हमारा मंच है, विरोधी दलों का जो एक एकत्रित मंच है, हम निर्वाचन आयोग के पास गए क्योंकि जो ड्राफ्ट निर्वाचन आयोग ने असम के संदर्भ में प्रकाशित किया उसमें कहीं बहुत सारे संवैधानिक लापरवाही है, बहुत से प्रशासनिक लापरवाही है और हमारे असम में जो भाईचारा का जो वातावरण है, जो संतुलन बना हुआ है, बिगाड़ने की क्षमता आज उस ड्राफ्ट डिलिमिटेशन प्रपोजल में। तो जब असम के ये 11 विरोधी दल दिल्ली आकर निर्वाचन आयोग से मिलना चाहते हैं तो निर्वाचन आयोग हमसे मिलने से इनकार क्यों कर रहा है? ये साफ साफ लोकतंत्र का अपमान, साफ साफ लोकतंत्र के लिए एक काला दिन और साफ साफ निर्वाचन आयोग के लिए के इतिहास में भी एक काला दिन होगा, क्योंकि हम सभी को कल कहा गया कि आप जो प्रपोजल लेके आए हैं असम में, यहां आने से पहले असम में हम 2 हफ्ते विभिन्न जिलों में जाकर लोगों के साथ मशवरा करके उनकी जो बातें, उनकी जो संवेदनाएं हमने अपने प्रपोजल में लिखित रूप से हम देना चाहते थे, उस प्रपोजल को इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप हमारे पोस्टल ऑफिस में दे के आ जाइए, रिसेप्शन ऑफिस में दे के आ जाइए। मिलना भी नहीं चाहते थे। 4 बार हमने डेट मांगा लेकिन हमको मिलना भी नहीं वाजिब समझा और ये कहा गया कि आप ये जो असम के लोगों की जो वेदना लेके आए हैं इसको आप रिसेप्शन ऑफिस में देख के आ जाइए। तो ये आप मगरबी बंगाल में आज पंचायत इंतखाब के दौरान दिन भर खूनी खेल चलता रहा। कई जगह से इंतखाबी तशद्दुद की खबरें सामने आई जिसने रियासत में कशीदा हालात की खलाई खोल कर रख दी। हफ्ते के रोज मगरबी बंगाल में पंचायत इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल अंजाम पाया, लेकिन कुछ मकामात पर जबरदस्त गोलीबारी और बमबारी ने हालात को कशीदा बना दिया। रियासत में तशवीशनाक हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जुमे की देर शब से हफ्ते की सुबह 10 बजे तक यानी करीब 10 घंटों में ही 17 अफराद की हलाकत की खबरें सामने आई। वोटिंग के दौरान जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उनमें मुबैना तौर पर एक पोलिंग एजेंट की मौत हो गई और कुछ दीगर पोलिंग एजेंट्स पर हमले की खबरें भी सामने आई हैं। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया कि इंतखाबी तशद्दुद में सबसे ज्यादा उनके कारकुनों का कत्ल हुआ। महलूकीन में 60% उनके कारकुन हैं। हालांकि अपोजिशन पार्टियों ने इंतखाबी तशद्दुद को लेकर ममता बनर्जी की हुकूमत और इंतखाबी कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया। পিছায়
मणिपुर में बीते 24 घंटों में तशद्दुद के अलग अलग वाकयात में पुलिस कमांडो समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जुमे की शाम को बिष्णुपुर जिले के मोईरंग तुरेल में मुश्तबा दहशतगर्दों ने पुलिस पर गोली चलाई, जिसमें पुलिस कमांडो पुखराम बम रणवीर के सिर में गोली लग गई। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके अलावा जुमे की सुबह को ही बिष्णुपुर और चुराचांदपुर जिलों की सरहद पर बसे गांव में कुकी और मैतेई तबकात के लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक नाबालिग लड़का भी शामिल था। ओहदेदारों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों से आई भीड़ ने घाटी में कुछ गाँव में आग लगाने की कोशिश की। सिक्योरिटी अहलकारों ने उन्हें रोक दिया। हालांकि दूसरी जगहों पर दोनों तबकात के लोगों के बीच फायरिंग चलती रही। इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। मणिपुर हाईकोर्ट ने रियासत की हुकूमत को उन लोगों के लिए इंटरनेट एक्सेस की इजाज़त देने का हुक्म दिया जिनके पास लीज लाइनें और फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC की एक आर्जी कमेटी की मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की गई। वहीं बीते दिनों शुरू हुए तनाज़े गुरबानी प्रसारण पर अपना चैनल को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया। साथ ही कुछ और मामला पर भी बातचीत की गई। SGPC के सरबराह धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुल्क में किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। मरकज़ी हुकूमत ने इसके लिए तजावीज़ मांगी है। अभी इस पर गौर चल रहा है, लेकिन कम गिनती यानी कम आबादी वाले तबकात में पहले से ही इसे लेकर काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है। और हमारा आइन यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करता है, लिहाजा यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस मुल्क को ज़रूरत नहीं है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਰੋਕਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਝੱਗੇ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੜਨਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਇਸ ਪਖੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ फैसला लवे, उन्होंने लोगों के खिलाफ कार्रवाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुल्क में काफ़ी बहस हो रही है। लॉ कमीशन ने इस मामले पर मुल्क के लोगों और मजहबी तंजीमों से राय तलब की है। दरियासना जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने भी यकसा सिविल कोड पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने मशवरा दिया कि मरकज़ी हुकूमत को UCC के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इससे तमाम मज़ाहिब के लोग नाराज़ हो जाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करना उतना आसान नहीं है। अगर आर्टिकल 370 को जैसे मनसूख किया गया है वैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करना आसान नहीं है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि सिख, ईसाई, आदिवासी, पारसी, जैन वगैरह भी इससे मुतासिर होंगे। वो तो सवाल ही नहीं, ये उतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को खत्म करना। इसमें सब मजहब है, न सिर्फ मुसलमान है बल्कि इसमें सिख है, ईसाई है, इसमें ट्राइबल है, इसमें जैन है, इसमें पारसी है। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट रिपोर्ट 15 जुलाई तक उत्तराखंड हुकूमत को सौंपे जाने की उम्मीद है। ज़रा के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी फिलहाल मुसवदा रिपोर्ट को आखिरी रूप देने में बिजी है। ज़रा ने बताया कि UCC पर ड्राफ्ट रिपोर्ट के सिलसिले में कमेटी की एक और अहम मीटिंग 9 जुलाई को दिल्ली में होगी।
बीजेपी ने हफ्ते को आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने पार्टी और जाती कामों के लिए सैकड़ों लोगों की भर्तियां की और सरकारी खजाने से उनका खजाना भरा। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी और दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेव ने पार्टी के मरकजी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तानी सियासत में कट्टर ईमानदारी के हर रोज नए किरदार उभर कर सामने आ रहे हैं। पहले शराब के कारोबार में उनका किरदार नजर आया, फिर बिजली के कारोबार में और उसके बाद अदालत के अंदर और बदनवानियों के साथ सरोकार में भी उनका किरदार दिखा है। परंतु बंगाल में कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 90 के दशक में बिहार में हुआ करता था। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। यदि तृणमूल की सरकार यह बात कहती है तो यह निर्णय तो न्यायालय ने लिया है। न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब राज्य के चुनाव आयोग ने ही डिमांड की थी फोर्सेस की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि फोर्सेस नहीं आने चाहिए, और कौन सा फोर्स आना चाहिए यह चुनाव आयोग का अधिकार नहीं था। चुनाव आयोग यह मांग सकता है कि मुझे सुरक्षा बल चाहिए, कौन से चाहिए, कैसे चाहिए, यह उनका अधिकार नहीं है। यह प्रश्न करने का अर्थ होता है कि उनके मन के अंदर का जो भाव था कि वो दुरुपयोग करना चाहते थे। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस विषय के ऊपर पूरी नजर रखे हुए है, और चुनाव आयोग ने यदि सतर्कता नहीं रखी होती, न्यायालय ने यदि कड़ाई के साथ निर्देश नहीं दिए होते, तो ये चुनाव बहुत ही विभत्स हो सकते थे। परंतु हमारे कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार से हत्या प्रताड़ना हो रही है, इसके उपरांत भी जिस दृढ़ता के साथ वो लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रति भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा का प्रमाण है। और जो कुछ पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है, वो लोकतंत्र को किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग। हरियाणा के जींद में हफ्ते की सुबह भिवानी रोड पर एक भयानक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। इसमें 8 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। हादसा गांव बीबीपुर के पास हरियाणा रोडवेज बस और क्रूजर गाड़ी की आमने सामने की टक्कर से पेश आया। हादसे की वजह बारिश और ओवरटेक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 दीगर ने अस्पताल में दम तोड़ा। बाद में जब क्रूजर में फंसे लाशों को निकाला गया तो मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया। मरने वालों में सभी क्रूजर में सवार थे। फिल्म 72 हूरों को लेकर जिस तरह तनाजा चल रहा है, इससे कुछ लोग इम्कान जाहिर कर रहे थे कि फिल्म अगर अच्छी नहीं होगी तो भी फायदे में रहेगी। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि फिल्म से जुड़े लोग फिल्म के नाम और उसके मवाद को लेकर पैदा तनाजे से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की कोशिशें फिल्म रिलीज के बाद पहले ही दिन नाकाम होती दिखाई दे रही हैं। संजय पूरन सिंह चौहान की इस फिल्म ने पहले दिन 72 लाख रुपए की भी कमाई नहीं की। रिपोर्ट्स के मुताबिक 72 हूरें पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह ठंडी साबित हुई। फिल्म के पहले ही दिन के आदाद और शुमार को देखकर ऐसा लगता है कि रेस शुरू होने से पहले ही ये बाहर हो गई। फिल्म के तनाजे को देखते हुए फिल्म नाक़दीन ने अंदाजा लगाया था कि फिल्म पहले दिन 72 लाख की कमाई कर सकती है, लेकिन पहले दिन जो आदाद और शुमार सामने आए हैं वो फिल्म साजों के लिए इंतहाई मायूस कुन है। चौबीस फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग को आज 500 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान हुए आम शहरियों की मौत पर यूनाइटेड नेशंस ने काफ़ी तशवीश का इजहार किया। यूएन ने बताया कि इन 500 दिनों में यूक्रेन के 9000 आम शहरियों की मौत हुई है। इनमें 500 बच्चे भी शामिल हैं। 15000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। वहीं जंग की वजह से जुलाई 2023 तक 60 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। इसमें ज़्यादातर लोग रूसी भी हैं, ज़्यादातर लोग रूस गए हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन 500 दिनों में यूक्रेन की इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।